नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स। और आज के शो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड के बारे में हम बात करेंगे जो है बंधन स्मॉल कैप फंड। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये कैटेगरी ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस रहता है रिटेल इन्वेस्टर्स का, और एक ऐसी कैटेगरी भी है जहां पर मार्केट टर्बुलेंस में काफ़ी हैमरिंग भी हमने होते हुए देखी है। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि इस पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे पास्ट टाइम्स में तो वो काफ़ी बेहतर रही है। तो इस फंड के और डिटेल्स तो डाइव इन करेंगे ही, साथ ही साथ मार्केट्स पर भी आउटलुक समझेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर कीर्ति जैन मौजूद हैं जो कि फंड मैनेजर हैं बंधन एएमसी से। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बंधन स्मॉल कैप फंड की तो बातचीत करेंगे, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केट को बखूबी समझते हैं, तो कुछ आउटलुक मार्केट पर भी आपसे लेना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये कि जो रिकवरी मार्केट में दिखाई दी है, कैसे रीड करते हैं आप? कितना भरोसा वापस लौटता हुआ दिखा है मार्केट पर? क्या व्यू है आपका करंट मार्केट सिनेरियो पर? तो आगे जाते हुए अगले 6 से 7 महीने जैसे जैसे हम जा रहे हैं, अभी मॉनसून का फोरकास्ट भी काफ़ी पॉजिटिव आया है। और आरबीआई ने भी काफ़ी सारी रिलैक्सेशन की है, रेट कट हो रहा है, जिसके कारण हमें लगता है कि आगे वाली टाइम पे एक ग्रोथ रिकवरी आएगी, एक डिमांड रिकवरी आएगी डोमेस्टिक और बहुत एक्सपोर्ट या ग्लोबल मार्केट पे भी एक जाते हुए एक रिकवरी आएगी। जैसे एक पॉलिसी ओवरसीज में भी देखेंगे तो लास्ट एक 15 दिन में देखेंगे तो पॉलिसी थोड़ी अकोमोडेटिव हो रही है और थोड़ा ये सब एक दूसरे का साथ लेके जाने का रास्ता निकाल रहे हैं। तो उसके कारण आगे जाते हुए चीज़ें हमें अगले 6 से 9 महीने में चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही है। हमें लगता है कि अ, अगले 6 से 9 महीने अच्छे रिटर्न वाले टाइम रह सकता है जाते हुए। तो यानी जो पेन का डर था मार्केट में वो अब पीछे छूट चुका है, क्या कह सकते हैं? मार्केट्स के लिए वर्स्ट इज ओवर। ऐसा कहना ठीक रहेगा, क्योंकि लगता है कि जो भी अनसर्टेनिटीज थी वो वाले पीरियड से हम निकल गए हैं और अभी एक पॉलिसीज, एक कोलैबोरेशन फॉर्म हो रहा है, जिसके कारण चीज़ें आगे जाते हुए काफ़ी सही रह सकती है। और अभी यूएस भी इंडिया के साथ मिलके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए और धंधा आगे बढ़ाने का रास्ता निकाल रहा है, तो उसके कारण चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती है और इसके कारण इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काफ़ी प्रगति हो सकती है। तो उस पे हमें काफ़ी पॉजिटिव है एक्चुअली। और उसके सिवा हम ओके। देखेंगे तो उसके कारण यूएस की काफ़ी सारी कंपनी इंडिया में निवेश बढ़ा सकती है, जिससे कि इंडिया में कमर्शियल रियलिटी और डेवलपमेंट काफ़ी आगे तेजी से बढ़ सकता है। तो देखने जाए तो इससे इंडियन मार्केट काफ़ी तरक्की कर सकता है अगले 1 साल पे। इनफैक्ट जैन साहब, अच्छा लग रहा है सुनकर क्योंकि बहुत दिनों बाद किसी एक्सपर्ट को सुना है जिन्होंने कहा कि वर्स्ट इज ओवर। और हम विश भी यही करते हैं कि शायद यहाँ से बेहतर रिटर्न्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए दिखाई दे। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, अब यहाँ से अगले 6-9 महीने को लेकर क्योंकि चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, थीम्स कौन सी आपको लगता है बेटर परफॉर्म करेंगी? क्योंकि डोमेस्टिक थीम्स पर ही अभी यहाँ फोकस करना चाहिए, या फिर जो जिन कंपनियों का बाहर एक्सपोजर है, हम आईटी फार्मा में पेन हमने आते हुए देखा था, वहाँ अभी भी रुकना चाहिए? क्या एग्जैक्टली क्या अप्रोच लेकर चल रहे हैं अगर हम सेक्टोरल एलोकेशन की बात करें? तो दोनों तरफ में अपने अपने ट्रिगर्स है, दोनों क्षेत्र अपनी अपनी जगह पे अच्छे करेंगे। पहले आते हैं डोमेस्टिक पे। डोमेस्टिक पे क्या होगा, एक रेट कट अभी चालू हो जाएगा। रेपो रेट कट हो चुका है, धीमे धीमे एमसीएलआर और बैंक के रेट्स कट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट आधे से 1% रेट कट हो जाएगा, जिससे कि कार लोन, होम लोन सस्ते हो जाएंगे, जिसके कारण इन सब चीज़ों में डिमांड इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो उससे एक डिमांड स्टिमुलस मिलेगा। और साथ ही साथ ग्लोबली भी देखेंगे तो जैसे जैसे अनसर्टेनिटीज खत्म होती है, उन सर्विसेज एंड गुड्स की डिमांड उधर सुधरेगी और जाते हुए हमें उधर से एक्सपोर्ट लिंक्ड क्षेत्र, जैसे आपने भी सही बताया कि आईटी फार्मा जैसे क्षेत्र में भी काफी रिकवरी आएगी। और एक जैसे जैसे पॉलिसी एक स्टेबलाइज हो जाती है, कंपनीज अपने बिजनेस मॉडल या ट्रेड को स्टेबलाइज करा देगी, तो उन बिजनेसेस में भी जहाँ पे अच्छा करेक्शन आ चुका है वहाँ पे भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो रेट कट या रेट सेंसिटिव एक डोमेस्टिक में एक की फैक्टर होगा, जिससे कि जैसे रियल एस्टेट हो गया या फिर कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स होगा, उन सब में काफी फायदा हो सकता है करके हमें लगता है। ओके।
ओके, रेट सेंसिटिव्स पर फोकस करना है। रियल एस्टेट एक पॉकेट है जहां पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे जैन साहब ने बताया। अच्छा, आईटी और फार्मा पर आपने कहा अपॉर्चुनिटीज़ है वहां भी, लेकिन जो चिंताएं ऑफ लेट एमर्ज हुई थी, क्या अब वो चिंताएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं? जैसे आपने कहा कि यूएस और इंडिया के बीच में बीटीए को लेकर सरकार भी काम करेगी, विजिट ऑलरेडी एफएम भी कर रही हैं, तो इन दोनों रेस्पेक्टिव सेक्टर्स को लेकर अभी एक्चुअल अप्रोच क्या होनी चाहिए? कि इन्वेस्टर के भी थोड़ा रुकना चाहिए, या अट्रैक्टिव लेवल्स आ चुके हैं, धीरे धीरे खरीदना चाहिए? किस तरीके की अप्रोच लेकर चले इन दोनों रेस्पेक्टिव सेक्टर्स को? लेवल्स एक हद तक काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। तो इन बिजनेसेस में जैसे ही सर्टेनिटी या स्टेबिलिटी की दिशा मार्केट को मिलेगी, स्टॉक्स में काफी रिटर्न बन जाएगा। तो उसके बाद जैसे जैसे एक्चुअल रिकवरी होगी तो और रिटर्न बनेगा। तो आगे जाते हुए इन दोनों क्षेत्र में भी काफी रिटर्न बन सकता है अगले 6 महीने 9 महीने की तरफ से देखने जाए। ओके, ओके। अच्छा, एक चीज़ और, अब क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार के अर्निंग सीजन से? या फिर बहुत ब्राइट स्पॉट्स नहीं दिखाई देंगे, ये ऑलरेडी मार्केट में फैक्टर इन हो चुका है क्या मानकर चले? और ओवरऑल किस तरीके के नंबर्स पर फोकस रहेगा, मैनेजमेंट कमेंट्री पर फोकस रहेगा, क्या कैसे देख रहे हैं आप? तो हमें लास्ट 2-3 क्वार्टर से कंपैरिजन में ये रिजल्ट सीजन काफी अच्छा रह सकता है, काफी सुधार देखने को मिल सकता है। स्पेशली कंज्यूमर पॉकेट वाले नेम्स में काफी जगह पे सुधार देखने को मिला है। अभी भी जैसे हमने कुछ रिटेल पॉकेट्स जो भी अपने क्वार्टरली प्रीव्यूज में दे चुके हैं, ज्वेलरी कंपनीज ने 20 से 40-50% तक ग्रोथ किया है। तो काफी जगह पे ब्राइट स्पॉट्स है जहाँ पे डिमांड इंप्रूवमेंट दिख रही है। ये रिजल्ट सीजन लास्ट वाले रिजल्ट सीजन से इंप्रूवमेंट रहेगा, और आगे वाले रिजल्ट सीजन हमें लगता है कि जो जून क्वार्टर का रिजल्ट रहेगा लास्ट ईयर के रिजल्ट से काफी अच्छा रह सकता है। अगले 2-3 रिजल्ट काफी अच्छे रह सकते हैं हमारे रिजल्ट, क्योंकि लास्ट ईयर का बेस काफी लो है। उस बेस के सामने ये साल काफी अच्छा जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। ओके, अच्छा, वैल्यूएशंस हो या अर्निंग्स ग्रोथ हो, इन दोनों पर्सपेक्टिव से कोई सेक्टर रिस्की लग रहा है क्या अभी? हमारा एक्सपोजर रिलेटिवली अभी कैपिटल गुड्स में कम है। हमें लगता है कि वहाँ पे वैल्यूएशन काफी हायर लेवल पे है, और डिमांड लेवल भी काफी हायर लेवल पे है, जहाँ से डिमांड थोड़ा बहुत कंट्रैक्ट हो सकता है और प्राइसिंग थोड़ा सॉफ्टन हो सकता है। तो हमें लगता है कि वहाँ पे अर्निंग्स को थोड़ा लिमिटेड रह सकता है। इसके कारण हमारा पोजिशनिंग फंड का उस सेक्टर पे अंडरवेट पोजिशनिंग या कम पोजिशन रखे हुए हैं कैपिटल गुड्स सेक्टर पे, और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर डायरेक्ट फंड ट्रांसफर उन सब जगह पे ज्यादा है। तो उन सब के कारण हमारा तो गवर्नमेंट कैपेक्स पे हमारा रुख थोड़ा मॉडरेट या न्यूट्रल स्टांस है। तो उन दो क्षेत्र पे हमारा थोड़ा सा कम फंड का एलोकेशन थोड़ा कम है, बाकी जगह पे थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है। ओके, ओके। फंड की डिटेल्स मैं आपसे आगे समझूंगी। एक क्विकली एक सवाल और, उसके बाद हम इवेंचुअली बंधन स्मॉल कैप फंड की ही बात करेंगे जैन साहब। अच्छा, मार्केट पर आपने राय दिया, अब आपको मार्केट यहाँ से बेहतर दिख रहा है, वर्स्ट ओवर हो चुका है, फिर भी क्या कोई ऐसा रिस्क है या फिर कोई ऐसा फैक्टर है जो रिस्क पॉइस कर सकता है मार्केट में, या फिर सब सेटल्ड है? और रिस्क ये हो सकता है कि ग्लोबली कोई अगर एडवर्स पॉलिसी आ जाए या कुछ और नया रूल्स चेंज हो जाए, तो वो एक एडवर्स चीज हो सकती है। बाकी हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए करके। ओके, चलिए बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड की, और एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस फंड की ओवर पास्ट 5 इयर्स रही है। लेकिन सबसे पहले तो इस फंड के बारे में जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली जो आपका ये फंड है, इसके पीछे आपका इन्वेस्टमेंट रैशनले क्या रहा, और जब आपने कॉम्पोजिशन की इस फंड की, बताइए। तो बंधन स्मॉल कैप एक डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप फंड है। तो ऑलमोस्ट 150 स्टॉक्स के ऊपर स्टॉक्स है। टॉप 10 स्टॉक्स देखेंगे तो लगभग 20% के करीब वेटेज है, और टॉप 20 स्टॉक्स देखेंगे तो लगभग 35% वेटेज है। तो एक डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप फंड है। तो जिससे कि निवेशक को क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस ये फंड नहीं रखता है, और एक पर्टिकुलर बिजनेस या थोड़े बिजनेसेस के उतार चढ़ाव में ये फंड का परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं होता है। ये फंड एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, जिससे आप देख सकते हो कि काफी चर्निंग हायर लेवल पे रहती है। ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द पोर्टफोलियो चेंज होता रहता है।
और सेक्टर्स भी, थीम्स भी चेंज करते रहते हैं। जैसे 2 साल पहले हम लोग पावर सेक्टर पे ज़्यादा पोजिशनिंग रखे थे। अभी कंज्यूमर सेक्टर्स की तरफ या रियल एस्टेट की तरफ हमारी पोजिशनिंग अभी जैसे हमारी ज़्यादा है। ज़्यादा रही है। तो एक डायनामिकली मैनेज्ड फंड है जो थोड़ा होल्डिंग डिफरेंशिएट करता है अपने पीएस के मुकाबले, और रिस्क इनहेरेंटली स्मॉल कैप में लिक्विडिटी रिस्क रहता है। तो हम लिक्विडिटी इस तरफ पे देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट लिक्विड फंड है। आप देखने जाएंगे तो कंपेयर टू आर पीयर्स, जस्ट वन ऑफ सेबी स्ट्रेस टेस्ट देखने जाए तो वन ऑफ द लोएस्ट है इन अ फंड विच हैज मोर देन 9,000 करोड़ AUM। तो उस मामले में भी देखने जाए तो काफी, ये फंड देखने जाए तो लिक्विड है फॉर इन्वेस्टर्स टू इंटर एंड एग्जिट ऑल्सो। तो ये फंड की और एक विशेषता है, और ओके। एक रीजनेबल प्राइस्ड होल्डिंग्स जहाँ पे अच्छी ग्रोथ आ सकती है और अच्छा रिटर्न बन सकता है, वो ध्यान में रखते हुए एक पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया गया है। ओके, और शायद यही वजह है कि इस कैटेगरी का होने के बावजूद इस फंड की परफॉर्मेंस पास्ट में काफ़ी अच्छी रही है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपने कहा कि पिछले 2 सालों में आपने एलोकेशन बदला, आपने रियल एस्टेट पर एक्सपोजर आपने बढ़ाया है, तो क्या कोई सेट फॉर्मेट है कितना ऑफन आप एलोकेशन चेंज करते हैं या मार्केट मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, वेन एवर वेयर एवर नेसेसरी चेंजेस करते हैं पोर्टफोलियो में? जैसे मार्केट की ज़रूरत रहती है या जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लगती है, ग्रोथ एवेन्यू लगते हैं, वहाँ पे देख के हम अपनी पोर्टफोलियो या पोजीशनिंग चेंज करते रहते हैं। और जहाँ पे लगता है कि रिटर्न का रनवे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टमेंट प्राइस से काफ़ी अच्छी लगती है, वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते रहते हैं ग्रेजुअली। और हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि हमें भी क्लैरिटी मिलती रहे कि बिजनेस कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। अगर बिजनेस का डायरेक्शन अच्छे से प्रोग्रेस करता है तो हम पोजीशनिंग इंक्रीज करते रहते हैं, नहीं तो कांस्टेंट रखते हैं। जैसे ही क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है हम पोजीशन को अच्छे से इंक्रीज करते हैं। तो अच्छा, ये और फर्स्ट टाइम। जैन साहब, और अगर हम पिछले 3-6 महीने की बात करें, तो काफ़ी करेक्शन हमने स्मॉल कैप्स में आते हुए देखी, तो आपने अपने इस फंड के एलोकेशन में खास तौर से पिछले 3 महीने में या 6 महीने में बदलाव किए, या फिर मार्केट में जो गिरावट आई उसमें कोई चेंजेस आपने नहीं किए पोर्टफोलियो में? तो हमने अपने स्मॉल कैप पोजीशनिंग या स्मॉल कैप साइड के एलोकेशन को हमने इंक्रीज किया है। लोअर लेवल पे फंड में 68-69% स्मॉल कैप हुआ करता था। आज 75% प्लस स्मॉल कैप होल्डिंग्स रखे हुए हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स को हमने इंक्रीज किया है। हमारे ये बंधन का फंड उस लेवल का कॉल है कि हमारा स्मॉल कैप की तरफ एक झुकाव ज़्यादा रहेगा या अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमें लगता है वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है और हम उधर ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हमारा टीम का एक कलेक्टिव कॉल है। अपने टीम के हेड का कॉल भी यही है कि स्मॉल कैप की तरफ हमारा एक पॉजिटिव स्टैंड है डायरेक्शनली। ओके। अच्छा, अगर हम सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो मेजरली किन सेक्टर्स में आपने एक्सपोजर लिया हुआ है, या फिर कुछ कौन से वो प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं जो आपके इस पोर्टफोलियो में, इस फंड के पोर्टफोलियो में शामिल हैं? कहाँ अंडरवेट हैं या कहाँ ओवरवेट हैं एग्जैक्टली? तो हम फिनेंशियल सर्विसेज पे ओवरवेट है, फार्मा प्लस हॉस्पिटल पे ओवरवेट है, और टेक्सटाइल्स पे हम ओवरवेट है, और रियल एस्टेट पे हम ओवरवेट है। ये चारों सेक्टर पे हम ज़्यादा ओवरवेट है इस करंटली। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, जब जो भी पोर्टफोलियो आपने कॉम्पोजिशन की हुई है इस फंड के थ्रू, कितना ऑफन आप उसको रिव्यू करते हैं, चेंजेस करते हैं? कोई सेट डेडलाइन है कि 3 महीने में या 6 महीने में या क्वार्टरली? आई एम श्योर एक्टिव मैनेजमेंट तो डेली बेसिस पे ही होता होगा, बट स्टिल क्या स्ट्रैटेजी है? तो वीकली बेसिस पे सिचुएशन या डेटा पॉइंट्स को रख के फंड के सामने रिव्यू करते हैं। फिर उसके बाद कॉल लेते हैं कि कौन से पोजीशन को एकदम सिग्निफिकेंट चेंजेस या सिग्निफिकेंट करेक्शन की जरूरत है या सिग्निफिकेंट एडिशन की जरूरत है, वो देख के फिर वापस कॉल लेते हैं। तो वीकली बेसिस पे एक रिव्यू पॉइंट रखते हैं कि क्या कब कब कॉल लेते हैं, तो टीम के साथ इंटरेक्ट करके फिर फंड की स्ट्रैटेजी या पोजिशनिंग चेंज करते रहते हैं। ओके। तो इसी के साथ इनफैक्ट एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि स्मॉल कैप्स एज अ पैक कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ से। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिन कंपनीज का चुनाव इस फंड के थ्रू करते हैं जैन साहब,
तो क्या क्राइटेरिया रखते हैं, इन सब डिटेल्स को भी समझेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिगनर्स के लिए या फिर नए इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड कैसा रहेगा, या कौन से रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये सूट करेगा, इसको समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स। हमारे साथ हैं मिस्टर कीर्ति जैन, जो कि फंड मैनेजर हैं बंधन एएमसी से। आज हम चर्चा कर रहे हैं बंधन स्मॉल कैप फंड की, और काफ़ी स्टेलर परफॉर्मेंस रही है इस फंड के पिछले 5 सालों में, स्पेशली 3 सालों में परफॉर्मेंस काफ़ी ग्रेट रही है। डबल पैसा हुआ है इन्वेस्टर्स का, डिविडेंड अलग रहा है। लेकिन अगर हम और डिटेल्स को समझें तो मैं फंड के बारे में तो और चीज़ें समझूंगी। जैन साहब, पहले तो ये बताइए, अच्छा ये स्मॉल कैप्स को लेकर अब व्यू क्या है इन जनरल, क्योंकि अगर हम पिछले हार्डली 15 दिन पहले या महीने भर पहले की बातचीत करें तो सबका एक कंसेंसस व्यू यही था कि अभी मिड कैप स्मॉल कैप से थोड़े समय के लिए दूर रहना चाहिए, लार्ज कैप्स में एक्सपोजर बढ़ाएं। अभी मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर शायद थोड़ा सा कम करने का समय है। अब क्योंकि आपका व्यू मार्केट पर पॉजिटिव है, आप मानते हैं वर्स्ट इज ओवर, क्या ये समय है थोड़ा सा ओवरवेट होने का ऑन स्मॉल कैप्स, या फिर स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर एटलीस्ट कम करने का टाइम जा चुका है? तो हमारा व्यू पहले से ही स्मॉल कैप पे पॉजिटिव ही रहा है, और लास्ट 6 महीने से भी पॉजिटिव ही रहा है। हमारा व्यू में कोई बदलाव या चेंज नहीं हुआ है। तो हमारा मानना है कि जो कंपैरिजन जो बेंचमार्क लेवल पे कर रहे हैं, तो हम लाइक टू लाइक देखते जाए तो स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी अभी भी अट्रैक्टिव है, और ग्रोथ पाथ अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि वो नेक्स्ट 3 to 5 years इन्वेस्टर्स का रिटर्न स्मॉल कैप में अच्छा बैठ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम कुछ और छोटी छोटी पॉकेट्स की बात करें तो अगर हम आपके कॉम्पोजिशन को देखें तो स्पेशली मैं 2-3 पॉकेट्स पर आपकी राय लेना चाहती हूँ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, फूड प्रोसेसिंग है, केमिकल्स है। ये जो छोटी छोटी थीम्स हैं, ये वो थीम्स रही हैं जिन्होंने काफ़ी पैसा बनाकर दिया भी है इन्वेस्टर्स को। इन थीम्स को लेकर अभी आपका व्यू क्या है, और अगर हम फंड के एक्सपोजर की बात करें तो वो कहाँ स्टैंड करता है? तो इन थीम्स में भी आगे जाते हुए ग्रोथ काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि डोमेस्टिकली देखने जाए तो इन चीज़ों में अभी भी कंजम्पशन अभी भी कम हो रहा है। तो आगे जाते हुए जैसे जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ता है, तो ये केमिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फूड प्रोसेसिंग हो गया, इन सब का ग्लोबल एवरेजेस से कंपेयर करते तो हमारा अभी भी बहुत कम यूसेज होता है। तो जाते हुए ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। और दूसरी तरफ चाइना से एक सब्स्टिट्यूशन का भी बेनिफिट हमें मिल सकता है, कि जहाँ पे एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बेनिफिट मिल सकता है कि हम इंपोर्ट कम करें, और दूसरी तरफ हम बाहर एक्सपोर्ट करें ज़्यादा। तो इन सेक्टर्स से वो काफ़ी फायदा मिल सकता है आगे जाते हुए राइट, मेक इन इंडिया। ओके। अच्छा, जब आप फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं जहां आप ओवरवेट हैं, अब इस पॉकेट के अंदर काफ़ी सारी छोटी छोटी थीम्स आ जाती हैं, तो एग्जैक्टली अगर आप बता सकें या एक डायरेक्शन दे सकें कि एग्जैक्टली किन पॉकेट्स पर आपका फोकस है इस कैटेगरी के अंडर? तो फाइनेंशियल सर्विस ब्रॉडली बात करें तो 4 थीम हम बांट सकते हैं। एक पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तीसरी थीम आ जाती है एनबीएफसीज, और चौथा रहता है कैपिटल मार्केट प्लेस। तो ये 4 बड़े हिस्से में हम बांट सकते हैं। तो हमारा व्यू अभी फिलहाल एनबीएफसीज और कैपिटल मार्केट की तरफ पॉजिटिव लग रहा है। कैपिटल मार्केट्स में लगता है कि एक अंडर पेनिट्रेशन है कंट्री में, और स्टॉक्स में काफ़ी एक हद तक अच्छा करेक्शन आ चुका है। तो इन दोनों थीम में हमें लगता है कि आगे जाते हुए अच्छी रिकवरी दिख सकती है और अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। ओके। अच्छा, ये कैपिटल मार्केट स्टॉक्स काफ़ी फैंसी स्टॉक्स रहे हैं, काफ़ी यूफोरिया इन्होंने इन्वेस्टर्स के बीच में क्रिएट किया भी है। वैल्यूएशन कंफर्ट है क्या इन लेवल्स पर भी, अगर हम करंट लेवल्स की बात करें? तो पीक से काफ़ी करेक्शन हो चुका है, तो इसके कारण वैल्यूएशन लेवल्स काफ़ी अट्रैक्टिव है। और ये बिजनेसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर से, क्योंकि कुछ ही प्लेयर्स ये मार्केट को कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट बिजनेसेस को। तो इस हिसाब से, और अंडर पेनिट्रेशन फॉरेन के लेवल से देखने जाए, जहाँ पे अभी भी 2% या 3% इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आगे जाते हुए ये परसेंटेज बढ़ सकता है और कॉर्पस भी बढ़ सकता है। तो ये सेगमेंट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर सकता है आगे जाते हुए। ओके। अच्छा, एफएमसीजी को लेकर आपका आउटलुक क्या है, और यहाँ कुछ एक्सपोजर है कि आपका भले ही कम रहे? क्योंकि एफएमसीजी इसलिए मैंने पूछा क्योंकि एक तो डोमेस्टिक थीम है, जब बजट आया, बजट में जो अनाउंसमेंट हुई उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया गया कि कंजम्पशन
बढ़ेगा, एफएमसीजी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि एक सेक्टर जहां पर मेजर अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट रहा था, ना ही सिर्फ नंबर्स में बल्कि मैनेजमेंट कमेंट्री में भी, वो एफएमसीजी रहा था। दिग्गज कंपनीज के मैनेजमेंट की तरफ से डिमांड को लेकर चिंता दिखाई दी थी। तो इस पूरे सेक्टर को क्या ये कंजम्पशन या टैक्स कट या कंजम्पशन पिकअप का फायदा यहाँ से होते हुए दिखाई देगा क्या? तो तीन तरफा फायदा हो सकता है एफएमसीजी को। एक तो जैसा आपने बताया, टैक्स कट का बेनिफिट जो एंड कंज्यूमर्स को है ये साल से आना चालू होगा, क्योंकि जैसे जैसे उनके जो मंथली वेतन से टीडीएस कटना कम होना चालू होगा तो उनके हाथ में उनका कैश फ्लो सुधर जाएगा, तो ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, तो इससे एक सुधर मिलेगा। दूसरी तरफ रेट कट, उनका ईएमआई कम पड़ना चालू होगा, तो उससे उनका सरप्लस बढ़ेगा, तो उससे उनको फायदा होगा। तीसरी तरफ क्या है, तो जैसे हम नेक्स्ट सेकेंड हाफ की तरफ जा रहे हैं तो पे कमीशन इंप्लीमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, तो उसके कारण भी एक डिमांड पुश मिल सकता है। तो तीन कारण से और उसके सिवा काफी स्टेट गवर्नमेंट्स आप देखेंगे तो सब्सिडी ट्रांसफर या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उससे भी ये सेक्टर को काफी फायदा मिलेगा। तो आगे जाते हुए अगले एक साल में ये सेक्टर की डिमांड रिकवरी आने के चांसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओके। अच्छा, अगर हम बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो क्या फुल्ली इन्वेस्टेड हैं या कुछ परसेंटेज कैश पर भी हैं अभी? तो हम 90% इन्वेस्टेड है, 10% कैश लेवल्स रखे हुए हैं। तो जैसे जैसे सही मौके मिलते रहेंगे तो कैश लेवल्स को रिड्यूस करेंगे और इन्वेस्टमेंट के पर्पस को 95-96% की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। ओके ओके। अच्छा, जो स्टॉक्स आप चुनते हैं रेस्पेक्टिव सेक्टर्स के, उन स्टॉक सिलेक्शन के पीछे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? आप परफॉर्मेंस मोमेंटम हो या अर्निंग ग्रोथ हो, वैल्यूएशंस हो, क्या पैरामीटर रहता है? कौन से क्राइटेरिया को सबसे पहले रेलेवेंस देते हैं, किसको सबसे कम? क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी रहती है स्टॉक सिलेक्शन के पीछे? तो पहली चीज मैनेजमेंट क्वालिटी या मैनेजमेंट का डेडिकेशन देखते हैं कि कितना मैनेजमेंट बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। दूसरी चीज फिर हम देखते हैं कि बिजनेस कितना ग्रोथ कर सकता है, और तीसरी चीज ग्रोथ का रनवे कितना बड़ा हो सकता है, उसके एड्रेसेबल मार्केट में कितना डोमिनेंट है, और मार्केट उसका एंड कस्टमर मार्केट कैसा ग्रो कर रहा है, ये सब चीजें देखते हैं। तो उसके सिवा देखते हैं कि वैल्यूएशन जहाँ से चालू कर रहे हैं वहां से भी एक अच्छा रिटर्न बैठ सकता है क्या, वो देखते हैं। अगले 2-3 साल अगर होल्ड करते हैं तो अच्छा रिटर्न बैठ सकता है क्या करके देखते हैं। अगर ये सब चीजें सेटिस्फैक्ट्री लगती है तो फिर अपना निवेश उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओके। अच्छा, ये कमोडिटीज़ पर आपका व्यू क्या है? फिर चाहे वो गोल्ड हो या बेस मेटल्स हो, दोनों ही ऐसी सेगमेंट्स हैं जो कि ग्लोबल पॉलिसीज़ से रिलेटेड हैं, और ग्लोबल पॉलिसीज़ के सेंटिमेंट का तो स्पेशली काफ़ी इम्पैक्ट होता है। चाइना यूएस फैक्टर ने भी काफ़ी रोल प्ले किया है, करेंसी मार्केट का काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो ये कमोडिटी थीम को आप अभी कैसे देख रहे हैं? कमोडिटीज शॉर्ट टर्म में अनिश्चितताएं हैं और अनसर्टेनिटीज है, पर हमें लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर रेट्स घटते हैं तो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ये चीज़ें भी अच्छी करनी चाहिए। और दूसरी तरफ क्या, तो अगर यूएस अपने यहाँ पे फैक्ट्रीज डालना चाहता है या चाइना अपना इंटरनल कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है तो कंजम्पशन के कमोडिटीज की डिमांड या प्राइसिंग अपने आप ही सुधर जाएगी। तो लॉन्गर टर्म पॉजिटिव व्यू है, शॉर्ट टर्म पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज है कमोडिटी क्षेत्र। ओके। और गोल्ड और गोल्ड क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उन पर आपकी राय क्या है? फिर चाहे वो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हो या ज्वेलरी कंपनीज हो। तो गोल्ड फाइनेंस हमारा व्यू है कि जाते जाते ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, और ये सेक्टर रेट कट का बेनिफिशियरी रहेगा, तो हमारा गोल्ड फाइनेंसिंग पे एक पॉजिटिव व्यू है। तो हमें लगता है कि जिस हिसाब से बिजनेस बढ़ रहा है ये एक असेट क्लास बिजनेस लोन के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहता है, तो हमारा पॉजिटिव व्यू है। और दूसरी तरफ गोल्ड ज्वेलरी, ये यहाँ भी अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, अभी भी मार्केट काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है, तो लार्ज प्लेयर मार्केट कंसोलिडेट करेंगे, तो हमारा व्यू इस पे भी काफ़ी पॉजिटिव है, ये अच्छे से रिटर्न बनना चाहिए इस पे भी। और गोल्ड प्राइसिंग हमें लगता है कि एलिवेटेड लेवल पे आ गई तो इधर से स्टेबलाइज हो सकती है, क्योंकि अच्छा रिटर्न ऑलरेडी लास्ट 1.5 ईयर में दे चुका है गोल्ड एज एसेट क्लास। ओके। अच्छा, एक और थीम पर आपकी राय चाहिए, और ये थीम इसलिए इस पर मैं सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि
समर सीजन नज़दीक आ रहा है, प्लस स्मॉल कैप फंड्स की हम बात कर रहे हैं और कई कंपनियां हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी की है। मैं होटल स्टॉक्स की बात कर रही हूँ, या फिर हम फूड एंड ट्रैवल या लीजर से जुड़ी हुई कंपनीज को पिक कर सकते हैं। यहाँ रिसेंटली कई रिपोर्ट्स आई हैं, सब काफ़ी बुलिश हैं इस थीम पर। डिमांड सर्ज होने की बात हो रही है, कैपेसिटीज़ उतनी नहीं है, तो ये थीम कैसे दिख रही है फिलहाल करंट लेवल्स पर? तो होटल ऐसे सेक्टर या एयरलाइन ऐसे सेक्टर दोनों तरफ देखने जाए तो प्राइसिंग काफ़ी स्टेबल है, और एलिवेटेड लेवल पे प्राइसिंग काफ़ी स्टेबल है कंपेयर टू प्री कोविड लेवल्स या कंपेयर टू लास्ट 2-3 ईयर्स। तो दोनों जगह पे प्राइसिंग काफ़ी स्टेबल है और ऑक्यूपेंसी भी हायर लेवल्स पे है। तो दोनों के अर्निंग्स अगले 1 साल और 1.5 साल काफ़ी अच्छे आएंगे। इन दोनों क्षेत्र में हमारे पास पोर्टफोलियो में काफ़ी होल्डिंग्स हमारे पास है, और हमारा पॉजिटिव व्यू है इन दोनों सेक्टर पे। ओके अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में ही हमारे व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह आपकी रहेगी कि अगर आपका इतना होराइजन हो, इस तरीके का रिस्क एपेटाइट हो, तो आप इस फंड को देख सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हों, बताइए। तो हमें लगता है कि अगले 3 साल का अगर होराइजन है तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है फंड के, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ में इन्वेस्ट करके फंड रखा हुआ है। तो उसके कारण हमें लगता है कि ये फंड आपके लिए सूटेबल रह सकता है। हमें लगता है कि इधर से भी रिटर्न बनाने के अच्छे मौके फंड ज़रूर दे रहा है। तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, कंटिन्यूड इन्वेस्टेड फंड में रह सकते हो। ओके, शुक्रिया सर आने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पर। और बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में तो आपने जानकारी दी ही, लेकिन मार्केट्स पर भी आपने राय रखी और कई थीम्स पर आपने हमारे इन्वेस्टर्स को गाइड किया। थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और इसी के साथ इस स्पेशल शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं सीएनबीसी आवाज़ पर। नमस्कार।